तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का वास्तविक संख्या जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। मतलब ये पहला ही वीडियो है क्लास 10th में वास्तविक संख्या पे। ठीक है, तो देखो पहली बात है कि चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो पहले कुछ वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, मतलब आज के वीडियो में सिर्फ यही जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, देखो संख्या पढ़ने से पहले एगो चीज पहले जान लो कि अंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सबको क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक। दिख रहा है उधर, हाँ दिख तो रहा। ये सबको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं, अंक। अब जो अंक से बनता है, जो अंक से बनता है उसे संख्या बोलते हैं। जैसे 10 0 से और 1 से बना तो इसको संख्या बोलेंगे। जैसे 15 1 से बना है, 5 से तो इसको संख्या बोलेंगे। मतलब वैसा चीज जो अंक से बनता है उसे संख्या बोलते हैं। इतने बात क्लियर हो गया। अब संख्या में जो हमको पढ़ना है क्लास 10th में वो है वास्तविक संख्या, और क्लास 11th में हमको इमेजिनरी जो काल्पनिक संख्या पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के बारे में यहाँ पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कहते हैं किसको, तो वैसा संख्या जिसे संख्या रेखा पे लिखा जाता है, नंबर लाइन पे लिखा जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे संख्या रेखा पे लिखा जाता है उसे वास्तविक संख्या। अब सब चीज को लिखना जरूरी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर चीज को बोर्ड पे लिख दें। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर आप ध्यान में रख सकते हो 6 7 का बाद क्या लिखे बोर्ड। तो वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा पे हम लिख सकते हैं। अब वास्तविक संख्या देखो, मतलब बहुत टीचर अलग अलग हिसाब टीचर बोले, बहुत से टीचर अलग अलग हिसाब से पढ़ाते हैं, तो हम भी थोड़ा अलग ही पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मतलब बेसिक है, इसमें पढ़ना जरूरी है। वास्तविक संख्या 2 भाग में बढ़ता है। पहला होता है दशमलव के साथ वाला। ठीक है, क्या होता है, दशमलव के साथ वाला। ठीक है, और वो होता है दशमलव के बिना। दशमलव के साथ और दशमलव के बिना। ठीक है, 2 संख्या पढ़ना हमको, एगो दशमलव के साथ रहना चाहिए, एगो दशमलव के बिना रहना चाहिए। आप गौर से सुनो, दशमलव के जो बिना रहता है उसको पहले पढ़ते हैं, जो दशमलव के साथ रहता है उसको थोड़ा लेट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप गौर से देखो, ऊपर मतलब पूरा डीपली नहीं जाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के बिना वाला जो संख्या होता है उसमें कौन कौन होता है, देखो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी या अनंत बोल लो, प्लस इन्फिनिटी या अनंत। ठीक है, उल्टा 8। जैसे 0 से पहले -1 -2 -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी, मतलब जितने बड़का प्लस है उतने ही बड़का माइनस हो सकता है। ठीक है, मतलब माइनस का भी अंत नहीं है, प्लस का भी अंत नहीं है। अब गौर से देखो, जो प्लस वाला रहता है उसको धनात्मक बोलते हैं, जो माइनस वाला रहता है उसको ऋणात्मक बोलते हैं। और यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक है, हमको जितना पढ़ना वैसे ज्यादा बता दे, इसको बोलते हैं पूर्णांक। इधर वाले को 1 से इधर वाले को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक तो ये गया, पूर्णांक लिख दो, पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। माइनस वाले को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव पूर्णांक। ठीक है, और 0 को बोलते हैं जीरो पूर्णांक। पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, 0 वाला। ठीक है, इसके बाद 0 पूर्णांक एकरा बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक एकरा ऋणात्मक पूर्णांक। इतने बात क्लियर। जो धनात्मक पूर्णांक है इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जो धनात्मक पूर्णांक है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। जो धनात्मक पूर्णांक है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। चप्पल। ठीक है, और जो धनात्मक पूर्णांक है उसको प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक के साथ जो 0 आता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्णांक के साथ जो आता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूरा को बोलते हैं पूर्णांक। इतने बात मोटा मोटी बात समझ लो।
ठीक है। और दशमलव के साथ जो आता है वो दो प्रकार के होता है। दशमलव के साथ जो आता है वो दो प्रकार की संख्या होता है। एक संख्या होता है जिसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे परिमेय संख्या कहते हैं, और एक संख्या जो होता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय 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 संख्या, ठीक है। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है, वैसा संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाता है और q बराबर 0 न हो, और q बराबर 0 न हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसका वर्गमूल न लिखे ले, जिसका वर्गमूल न लिख ले उसको अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √10, √11, एक के वर्गमूल नहीं निकलता तो इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और बहुत चीज है, रैंकिंग पे भी जाते हैं दोनों में, उतने डीपली न जाएंगे, जब जरूरत होगा उस समय बता देंगे। एनसीईआरटी में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या, पहले वीडियो रोकिए उसके बाद इसको नोट कीजिए। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत पूर्णांक बता दिए, प्राकृत संख्या बता दिए। अब दो गो बच्चा है सम विषम, सोच रहे यहीं पे बता देते, ठीक है। दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है, बता देते हैं। जैसे देखो सम संख्या, पहला है सम संख्या, ठीक है, पहला है सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या ऐसा कहते हैं कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा तरह पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब कहती है सम संख्या। सम संख्या मतलब जिसको 2 से भाग दे पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं, ठीक है। आप दूसरा बचेगा विषम संख्या। कौन बचा? विषम संख्या मतलब वैसा संख्या जिसको भाग देने पे, 2 से भाग देने पे पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 ऐसे, ठीक है। इतने बात क्लियर है। अब देखो संख्या के बारे में बता दिए, वास्तविक संख्या था तो वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा बता दिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा बता दिए, थोड़ा सा बता दिए। अब इसमें हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है? यूक्लिड, पहला चैप्टर वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम पहले चैप्टर को लेके ही कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, सेकंड चैप्टर से पहले सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले इसको पहले आप नोट कीजिए, ठीक है। नोट हो चुका होगा तो बढ़ते हम अपने वीडियो रोककर और मिटाते हैं। वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिटाते हैं, अब चलते हैं अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। ठीक है। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले कुछ सोच लो, कुछ देख लो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? तो गौर से देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर कोई संख्या a हो, अगर कोई संख्या a हो जिसे हम b से भाग दें, अगर कोई संख्या a हो जिसे हम भाग दें b, जो जनरल बुक में लिखा वो आप a b c d की वो चेंज भी सकते। अगर कोई संख्या a है जिसे हम b से भाग दिए और हम q लगाएं, तब q लगाएंगे तो क्या होगा? bq। अब a में से bq घटाने के बाद सपोज करो हमको r आ गया, ठीक है। a में से bq घटाने के बाद कर दिया गया r, तो r को बोले शेषफल, ये बोला भागफल। तो ई वाला एगो कंडीशन सेटिस्फाई करता है जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वो होता है a बराबर b गुने q प्लस r, a बराबर b गुने q प्लस r, ठीक है। इतने बात क्लियर। अब गौर से सुनो, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा कि जो a होगा बीच वाला जिसमें भाग दे रहे वो हमेशा r से बड़ा होगा, हमेशा, मतलब बड़ा का चिन्ह कि a हमेशा r से बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा r से बड़ा होगा। और कुछ कंडीशन है, और कंडीशन कहती है कि जो b है
ठीक है, वो बी आर से हमेशा बड़ा होगा, मतलब हमेशा बी जो है आर से बड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा सोचो कि ए जो है वो बी से बड़ा है, अब बी जो है वो आर से बड़ा है, ऐसा सोचो। ठीक है, कि ए जो है बी से बड़ा होगा, बी जो है आर से बड़ा होगा, तब यही फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद स्टार लगा के नोट कर लो। ठीक है, कि ए बी से बड़ा होगा, बी आर से बड़ा होगा, ये दोनों कहने का मतलब यही है। ठीक है, बी भी आर से बड़ा, ए भी आर से बड़ा, और ए जो है वो बी से बड़ा होता है। ठीक है, इतने बात तक क्लियर है। और ए जो है क्यू से, मतलब ए तीनों से बड़ा होगा। ठीक है, तीनों से बड़ा, ए बराबर हो रहा गुना जोड़ के, तो ए तीनों से बड़ा होगा, मतलब ए जो है वो क्यू से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हो सकता है, बी जो है क्यू से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बी क्यू से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ये समय समय का बात है। आर जो है वो हमेशा इन तीनों से छोटा होगा। ठीक है, आर हमेशा इन तीनों से छोटा होगा। कभी कभी ये हो जाता है कि जो ये क्यू है वो आर से छोटा हो जाता है, क्यू जो है आर से छोटा हो जाता है। कैसे पता, देख लो गौर से। अगर मान के चलो हम लिए 12, ठीक है, 12 में भाग दिए 7 से, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 एकम 7, घटाने के बाद कितना आ गया 5। आगे अब देखो क्यू कितने हैं, क्यू कितने 1, आर कितने हैं 5। तो आर कभी कभी इसके मतलब क्यू और आर के बीच में, क्यू आर के बीच में कुछ लिखे नहीं लिखे, क्यू और आर के बीच में क्या हो सकता है कि क्यू कभी आर से भी छोटा हो सकता है, क्यू कभी आर से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो छोटा कब होगा, बड़ा कब होगा, जब एक अंक में लगाए तो क्यू आर के बीच में थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन जब 2-3 अंक लगा देते, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1-2 अंक और लगा देते, तो क्यू हमेशा आर से बड़ा होगा। ई वाला ज्यादा सही होता है। ठीक है, अगर 1 अंक 2 अंक का है तो ये चल जाता है ई वाला कंडीशन, लेकिन 2 से 3 अंक का हुआ तो ये हमेशा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब छोड़, ये सब के कंडीशन के बारे में उनको कुछ लेना देना नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर चलेगा। ठीक है, तो इसको नोट करें। इसके साथ हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, इस पे चैप्टर का वीडियो भी आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, जो 1.1 है वो भी आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 15 और 24। ठीक है, 15 और 24 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। एचसीएफ भी कैसे निकलता है ये बता देंगे। ठीक है, जैसे मान के चल ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाए, जहां पे आर बराबर 0 हो जाए, जहां पे आर बराबर 0 हो जाए, वहीं पर का जो बी होता है वही एचसीएफ कहलाता है। जहां पे आर बराबर 0 हो जाए वही बी क्या कहलाता है, एचसीएफ। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे बड़ा कौन है, 15 24 में बड़ा कौन है, 24 को बीच में लिखेंगे, 15 को इस साइड लिखेंगे। कितने से लाएंगे, 15 से, 15 एकम 15, 24 में से 15 गया, कितने आगे बचा 9 को घेरेंगे, बीच में कितने लाएंगे 15, 9 एकम 9, घटाएंगे कितने आएगा 6 को घेरेंगे, फिर 9 को लाएंगे, 6 एकम 6, कितने बचेगा 3 को घेरेंगे, 6 को लाएंगे, तो 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जैसे लगा देखो इसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगाए तो बीच वाला ए आता है, मतलब 24 बराबर बी के जगह पे 15, क्यू के जगह पे 1, आर के जगह पे 9। देखो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा वे सेम टू सेम है, तो ए के जगह पे 15, बी के जगह पे 9, क्यू के जगह पे 1, आर के जगह पे 6। ठीक है, जैसे दूसरा की वजह से तीसरा गया, ए के जगह पे 9, बी के जगह पे 6, क्यू के जगह पे 1, आर के जगह पे 3, ए के जगह पे 6, बी के जगह पे 3, क्यू के जगह पे 2, आर के जगह पे 0। जहां पे आर 0 आ जाए उसका बी क्या होता है, एचसीएफ। बी कितने है 3, तो एचसीएफ कौन होगा, तो 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो इसका जब एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 अगले दिन आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसको, रोक के वीडियो।